वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहला जो टेस्ट था वो एंशिएंट हिस्ट्री का था, ठीक है। और इस टेस्ट में हम 21 से लेकर 50। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये टेस्ट लेंथी तो होगा ज़रूर, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। यूपीएससी के तरह नहीं कुछ भी पूछ लिया, ठीक है। लेवल इसका यूपीएससी सिविल से वैसे भी अच्छा है, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों। पहला प्रश्न के आगे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि प्रश्न किस चीज़ से पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न है, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित दो कथन है यहाँ पर। दीवान ए अरिज, जो कि एक सैन्य विभाग है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और दाग यानी घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की, पहला स्टेटमेंट हो गया। बलबन ने सेना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पहली बार एक पूर्णतः पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अरिज की स्थापना की थी। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दिए। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आपको प्रिंट आउट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोनों के दोनों ये करेक्ट हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में बलबन ने आंतरिक विद्रोहों को दबाने और मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए दीवान ए आरिज नामक एक स्वतंत्र सैन्य विभाग स्थापित किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग में व्यापक सुधार करते हुए सैनिकों को नगद वेतन देना, उनका हुलिया यानी चेहरा लिखना और घोड़ों को दागने यानी दाग प्रथा की शुरुआत की थी, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ये सब क्यों किया गया था? ताकि करप्शन को रोका जा सके। याद रखना, स्टेटमेंट बनाएगा एग्जामिनर। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने इस पर, ठीक है। और कौन सा इनकरेक्ट है? विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कितने कथन है यहाँ पर? 1 2 3 4 हैं। एक ही फ्रेम में डालते हैं इनको। देखिए, अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राय यानी राजा द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक अपने क्षेत्रों के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर वसूल करते थे। अमरनायकों का पद पूरी तरह से वंशानुगत था और राजा उन्हें उनके पद से स्थानांतरित नहीं कर सकता था, लिखा है। ये नायक राजा को एक निश्चित वार्षिक राजस्व और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। किसी स्टेटमेंट में लग रहा है आपको अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है, नेगेटिविटी झलक रही है क्या कुछ? देखिए, अक्सर स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं फैक्ट वाले। यहाँ लिखा है अमर नायकों का पद पूरी तरह से वंशानुगत था और राजा उन्हें उनके पद से स्थानांतरित नहीं कर सकता था, यही गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, और गलती अपने को बताना है तो केवल एक ही गलत है। और लीजिए, स्टेटमेंट भी उस तरह का मिल गया। ए है इसका आंसर। केवल 3 गलत है। विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से काफ़ी प्रेरित थी। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे जो कर वसूलते थे और राजा को सैन्य सहायता देते थे। विजयनगर साम्राज्य में अमरनायकों का पद वंशानुगत यानी हेरिडिटी नहीं था। हालांकि राजा का उन पर पूर्ण नियंत्रण होता था और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकता था राजा, ताकि वे शक्तिशाली ना हो सकें। तो तीसरा ही गलत है केवल, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम। सल्तनत काल की इक्ता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। चलिए, पहला कथन है कि इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में इस प्रणाली को संस्थागत रूप प्रदान किया। दूसरा है इक्तादार भूमि का स्वामी होता था और वह इस भूमि को निजी संपत्ति मान सकता था। फवाजिल वह अधिशेष राशि थी जो इक्तादार अपने सैन्य और प्रशासनिक खर्चों के बाद सुल्तान के केंद्रीय खजाने में जमा करता था। कौन सा सही है? देखिए, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इक्तादार भूमि का स्वामी नहीं था। इक्तादार भूमि का स्वामी नहीं था, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट करके सारा कट जाएगा। 1 और 3, सी है इसका आंसर। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इक्तादार भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि उसे केवल उस क्षेत्र से राजस्व यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होता था जिससे वह अपनी सेना और स्वयं का खर्च चला सके। वसूल किए गए राजस्व में खर्च निकालने के बाद बची हुई अधिशेष राशि को फवाजिल कहा जाता था, जिसे केंद्रीय राजकोष में जमा करना अनिवार्य था। तो दूसरा वाला गलत है।
नेक्स्ट प्रश्न है मुगल मनसबदारी व्यवस्था से। मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है और तीसरा ही है। पहला कथन, अकबर ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में मनसबदारी में जात और सवार दोहरी रैंक की शुरुआत की थी। अकबर ने जात पद से मनसबदार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और वेतन का निर्धारण होता था, जबकि सवार से उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। जहांगीर ने इस व्यवस्था में दुअंसपा और सिंहस्पा की प्रथा शुरू की, जिसके तहत बिना जात पद बढ़ाए सवार पद की संख्या दोगुनी की जा सकती थी। और ये रहे आपके कूट। एक है कि याद रखिएगा, अक्सर ये 1 2 3 वाला जो स्टेटमेंट है ये डी में ना होकर ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, तो वो सही हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा सही हो जाता है, वो अक्सर सही ही हो जाता है। तो बी है इसका आंसर, 1 2 3 तीनों सही हैं। देखिए, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप देते हुए जात यानी व्यक्तिगत स्थिति और वेतन और सवार सैनिकों की जिम्मेदारी में विभाजित किया। जहांगीर ने इसमें दुअंसपा यानी 2 घोड़े प्रति सैनिक, 2 घोड़े पर सैनिक और सिंहस्पा 3 घोड़े पर सैनिक नियम जोड़ा, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ाए बिना राज्य की सैन्य शक्ति को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत दोगुना या तिगुना किया जा सके। तीनों सही हैं। चलिए, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार पे प्रश्न है। शेरशाह सूरी के भू राजस्व और प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेटमेंट। शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज यानी 32 अंगुल और सन की डंडी का प्रयोग किया। उसने भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा और वार्षिक औसत पैदावार का 1/3 भाग कर के रूप में स्थानांतरित किया, जिसे राई कहा जाता था। शेरशाह ने किसानों को पट्टा दिया और उसने कबूलियत लिखवाई। फिर से देखिए, 1 2 3 डी में ना होकर ए में है, तो इस प्रश्न के सही होने की भी संभावना 90% से ऊपर है। बिल्कुल तीनों के तीनों सही है, 1 2 3 ए है इसका आंसर। देखिए, शेरशाह सूरी मध्यकाल का एक महान प्रशासनिक सुधारक था। उसकी लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जिसमें राज्य का किसान से सीधा संपर्क था। उसने भूमि पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का उपयोग किया, फसलों की दरों की अनुसूची राई तैयार करवाई और किसानों के अधिकारों व दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा चलाई। बाद में अकबर ने भी टोडरमल की सहायता से इसी व्यवस्था को आधार बनाया। 26वें नंबर का प्रश्न है, चोल साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन पर प्रश्न है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा और महासभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य थी? चलिए, सभा और महासभा की सदस्यता के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य? 4 शर्तें यहाँ पर। पहली शर्त, व्यक्ति के पास कम से कम 1.5 वेली यानी लगभग 1.5 एकड़ खुद की स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए। उसका अपना घर होना चाहिए और उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसे वेदों और प्रशासनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह पुनः चुनाव लड़ सकता था। तो कूट भी देख लेते हैं। ये सारे भी सही हो सकते हैं, केवल 3 भी सही हो सकते हैं। 3 तो मिनिमम सही होंगे ही होंगे, तो मिनिमम 3 निकाल लेते हैं अपने। देखिए, व्यक्ति के पास कम से कम 1.5 वेली यानी 1.5 एकड़ खुद की स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए, ठीक है। उसे वेद और प्रशासनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी ठीक है। उसका अपना घर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। आयु 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ये भी सही है। तो गलती है यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य है तो क्यों उसको बनाएंगे? नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा फिर, अगर सब पुराने भर लिए जाएंगे तो? चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो जहाँ जहाँ 4 करिए एलिमिनेट, बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा। 75% कट के 25% बचा। पहला, दूसरा, तीसरा केवल। देखिए, चोल काल में उत्तर मेरूर अभिलेख प्रांतक प्रथम के समय का है। ये परांतक प्रथम
देखिए, ग्रामीण प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है चोल काल का जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, शिलालेख। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, नहीं लड़ सकता था, ताकि अन्य लोगों को भी अवसर मिले और भ्रष्टाचार ना हो। इसके अलावा जिसने अपने या अपने रिश्तेदारों के खातों का विवरण नहीं दिया था वह भी अयोग्य माना जाता था। काश ऐसा वर्तमान समय में भी हो जाता। तो चौथा गलत है, बाकी सारे सही हैं। 27वां प्रश्न है, सूफी आंदोलन के सिलसिले से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मध्यकालीन भारत में सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करेंगे। पहला है चिश्ती सिलसिला, दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला और तीसरा है नक्शबंदी सिलसिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तीनों के तीनों। क्या पूछा, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। ये तीनों भी सही सुमेलित हो सकते हैं। और बिल्कुल देखिए 1 2 3 कहाँ है। देखिए, चिश्ती सिलसिला दिल्ली और दुआब क्षेत्र संगीत को आध्यात्मिक प्रगति का साधन मानते थे और राजकीय संरक्षण से दूर रहते थे, चिश्ती सिलसिले वाले। सुहरावर्दी सिलसिला सिंध और पंजाब क्षेत्र, ठीक है, निर्धनता के बजाय ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे और राजकीय पदों को स्वीकार करते थे। तो चिश्ती सिलसिला हो गया दिल्ली दुआब क्षेत्र, सुहरावर्दी सिलसिला सिंध और पंजाब क्षेत्र, और नक्शबंदी सिलसिला रूढ़िवादी विचारधारा। संगीत का कड़ा विरोध करते थे और मुगल शासक औरंगजेब इस सिलसिले का अनुयायी था। यदि मुगल शासक नक्शबंदी की जगह सुहरावर्दी या चिश्ती सिलसिले का अनुयायी होगा तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। था अनुयायी था औरंगजेब, इसी का था नक्शबंदी सिलसिले का। दूसरा, तीसरा, पहला सारे के सारे ये सही सुमेलित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, भारत में सूफी सिलसिलों की प्रकृति भिन्न थी। चिश्ती संत जैसे कि निजामुद्दीन औलिया सादगी पसंद करते थे और सुल्तानों से दूरी बनाए रखते थे। वहीं सुहरावर्दी संत जैसे कि बहाउद्दीन जकरिया राज्य के करीब थे और धन संचय को गलत नहीं मानते थे। नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टर था, जिसने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सिलसिले के संत शेख सैफुद्दीन का शिष्य था। तीनों के तीनों सही सम्मिलित। 8वां प्रश्न, 28वें नंबर का प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विकास। मुगल चित्रकला के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट बनाए हैं और भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, एकदम ऐसे स्टेटमेंट है। देखिए, हुमायूं अपने साथ फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद नामक 2 महान चित्रकारों को भारत लाया था, जिन्होंने मुगल चित्रकला की नींव रखी। दूसरा स्टेटमेंट है, अकबर के समय में दास्तान अमीर हमजा का चित्रण हुआ, जो मुगल स्कूल का पहला प्रमुख काम था। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, उसने छवि चित्रों और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण को बढ़ावा दिया तथा उस्ताद मंसूर उसके दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। उस्ताद मंसूर। कुछ गलत तो लग नहीं रहा है इसमें, सब पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, 1 2 3 इस बार डी में है, सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के समय फारसी प्रभाव के साथ हुई। अकबर ने इसे एक संगठित रूप दिया और भारतीय व फारसी शैलियों का मिश्रण किया, जैसे कि हमजानामा। जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी था और उसके काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, जहां उस्ताद मंसूर, असल नाम है नादिर उल असर, ने दुर्लभ पशु पक्षियों के अद्वितीय चित्र बनाए, जैसे कि साइबेरियाई क्रेन। जहांगीर चित्रकला का इतना पारखी था कि यह कहता था कि यदि उसे कोई चित्रकारी दिखा दी जाए तो वह उसमें से ये बता देगा कि यह चित्रकारी एक व्यक्ति ने बनाई है, 2 व्यक्ति ने बनाई है। अगर 2 व्यक्ति ने बनाई है तो ऊपर का किसने बनाया है, नीचे का किसने बनाया, ये सब पूरा पारखी था वो। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 29, दिल्ली सल्तनत के वास्तुकलात्मक तत्व। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद
भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बने विशुद्ध मेहराब और गुंबद का सफल प्रयोग दिखाई देता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में ढलवा दीवारें जिन्हें वत्तार कहा जाता है, मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। इनकरेक्ट ढूंढना है। इनकरेक्ट ढूंढना है। ये फैक्ट है, यहाँ गलती हो सकती है। एग्जामिनर का मन चेंज होगा तो पलट देगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था, इसका ही गलत है। बाकी दूसरा सही है, तीसरा सही है, और गलत ही अपने को बताना है। तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाएगा केवल एक, बी है इसका आंसर। केवल एक असत्य है, वही आंसर है। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला ने भारतीय इस्लामिक यानी इंडो इस्लामिक शैली को जन्म दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के किले राय पिथौड़ा के पास कुब्बत इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, न कि इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा तुर्क वास्तुकला का रत्न माना जाता है क्योंकि इसमें वास्तविक मेहराबों का सटीक उपयोग हुआ। तुगलक काल में सादगी और मजबूती पर ध्यान दिया गया, जिसकी विशेषता ढलवा यानी सलामी दीवारें थीं जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थीं। क्लियर। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10वां प्रश्न यानी 30वां प्रश्न, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज के प्रशासनिक तंत्र अष्टप्रधान के संदर्भ में निम्नलिखित निगमों पर विचार करेंगे। यही अपने आप में ABCD में प्रश्न है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है, शिवाजी महाराज के मराठा प्रशासन से या शिवाजी महाराज से। चलिए पेशवा है इसमें, अमात्य है इसमें, वाक्यान्वीस है इसमें, सुमंत है इसमें। 1 2 3 4 D भी है, मतलब सारे भी सही हो सकते हैं ये, और मिनिमम 3 तो सही होंगे ही होंगे, 3 तो सही सम्मिलित होंगे ही होंगे। पहला पेशवा, राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, वाक्यान्वीस राजा के दैनिक कार्यों, दरबार की कार्यवाही और खुफिया मामलों का प्रभारी, और सुमंत है सेनापति या सैन्य मामलों का सर्वोच्च कमांडर। देखिए पेशवा सही है, राजा का प्रधानमंत्री जो सामान्य प्रशासन और नागरिक मामलों की देखरेख करता था। अमात्य भी सही है, वित्त मंत्री जो राज्य के आय व्यय के खातों की जांच करता था। वाक्यान्वीस भी करेक्ट है, राजा के दैनिक कामों जैसे कि दरबार की कार्यवाही और खुफिया मामलों का प्रभारी था। लेकिन सुमंत गलत है, सुमंत सैन्य मामलों का सर्वोच्च कमांडर नहीं था, ये तो विदेशी मामले देखता था सुमंत। तो जहाँ जहाँ 4 है एलिमिनेट कर देंगे उसको। 1 2 3 ए है इसका आंसर। सुमंत यानी दाबिर। देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत या दाबिर जो है वो विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर होता था, जो विदेशी राज्यों से संबंधों और राजदूतों की देखरेख करता था। ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना कौन क्या था। सैन्य मामलों के सर्वोच्च कमांडर या सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था। ठीक है, तो चौथा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नंबर 31 यानी 11, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। इतिहासकार बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। असफल योजनाओं का, असफल। तो राजधानी परिवर्तन सब में, ए में राजधानी परिवर्तन है, डी में राजधानी परिवर्तन है, दोआब में कर वृद्धि बी में है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सी में है। क्या किया इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले? इतिहासकार वर्नी के अनुसार इसने सबसे पहले किया दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद इसने राजधानी परिवर्तित की, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, और सबसे लास्ट में खुरासान अभियान। बी है इसका आंसर। तो सल्तनत की योजनाओं का, सुल्तान की योजनाओं का क्रम इस प्रकार था। सबसे पहले उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, ठीक है। उसी वर्ष अकाल पड़ गया जिससे विद्रोह हुआ। असफल योजनाएं सारी। इसके बाद उसने क्या किया, राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की 1326 से 1327। फिर चांदी के सिक्कों की कमी के कारण तांबे या कांस्य की सांकेतिक मुद्रा इसने चलवाई 1329 से 1330। और अंत में मध्य एशिया की राजनीति का लाभ उठाने के लिए खुरासान पर आक्रमण की योजना बनाई, जिसके लिए सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया, लेकिन बाद में संधि होने के कारण यह योजना छोड़नी पड़ी। तो सारी असफल योजनाएं हैं ये। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की, बर्नी के अनुसार।
बर्नी कौन? इतिहासकार। 12वां प्रश्न यानी 32वां प्रश्न, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था और शब्दावली पे प्रश्न है। मुगल काल के दौरान उपयोग की जाने वाली भूमि राजस्व शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसको मैंने पहले भी कई बार सीरीज में अपने कराया है कि पोलज भूमि कौन सी है? परोती भूमि, कहीं कहीं परती भी लिखा है बुक्स में, एनसीईआरटी में। तो पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? चारों भी सही हो सकते हैं, आसान ही है। तो देखिए, पोलज भूमि ऐसी भूमि थी जिस पर हर साल नियमित रूप से खेती की जाती थी और उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। परती परोती भूमि वह भूमि थी जिसकी उर्वरता वापस पाने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए उसे खेती के बिना छोड़ दिया जाता था। 1 या 2 वर्ष के लिए परती को छोड़ दिया जाता था। चाचर भूमि ऐसी थी जो 3-4 वर्षों के लिए खाली पड़ी रहती थी। और बंजर भूमि ऐसी भूमि, निकृष्ट कोटि की भूमि, 5 या अधिक वर्षों से जिस पर खेती ना की गई हो। तो ये तो सारे सही हैं। ठीक है, भूमि की उत्कृष्टता ए से लेकर 4 की तरफ निकृष्टता की ओर जाती है। ठीक है, उत्कृष्टता से निकृष्टता की ओर। आईन अकबरी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? सारे सही हैं, 1 2 3 4। देखिए, अकबर और उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था यानी दहसाला प्रणाली के तहत भूमि को उसकी उत्पादकता और खेती की निरंतरता के आधार पर इन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। पोलज भूमि सबसे उपजाऊ भूमि थी जिससे राज्य को सबसे अधिक कर मिलता था, जबकि बंजर भूमि पर तब तक कोई कर नहीं लिया जाता था जब तक उस पर पुनः खेती ना शुरू हो जाए या शुरू की जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दार्शनिक सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट। मध्यकालीन भारत के प्रमुख संतों और उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। ठीक है, सारी डाल दी हैं मैंने। शंकराचार्य के सामने द्वैताद्वैतवाद लिखा है, रामानुजाचार्य के सामने विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य के सामने द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य के सामने अद्वैतवाद। अंग्रेजी भी लिखी है इनके सामने और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं। रामानुजाचार्य ये हैं विशिष्टाद्वैत। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, राम विशिष्ट थे तो विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य हो गया द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य हैं, सॉरी, माधवाचार्य हैं द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य हैं द्वैताद्वैतवाद और शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद। तो यहाँ जो इनकरेक्ट है, अपने को तो सही सुमेलित ढूंढना है। सही सुमेलित है दूसरा और तीसरा, पहला और चौथे में गलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य होना चाहिए था द्वैताद्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, तो 4x2 अधिकतर ये रूल काम कर ही जाता है। मतलब इस तरह से पूछा जाता है ना 4, तो 4 में से 2 ही सही हो जाते हैं। अगर ये कि इसमें से कितने सही हैं, जैसे यूपीएससी करती है कितने सही हैं, इसमें तो 2 सही हैं, लेकिन इसमें तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कौन से वो 2 सही हैं, दूसरा तीसरा। सही सुमेलित अगर नहीं पूछता तो पहला और चौथा, वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए विभिन्न दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हुआ। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि और जगत को माया बताते हुए अद्वैतवाद दिया। रामानुज ने ब्रह्म को सगुण मानते हुए विशिष्टाद्वैत दिया। माधवाचार्य ने जीव और ब्रह्म को पूरी तरह से अलग बताते हुए द्वैतवाद दिया। निम्बार्क दोनों स्थितियों के सहित अस्तित्व को स्वीकार करते हुए द्वैताद्वैतवाद यानी भेदा भेदभाव का प्रतिपादन किया। हो गया क्लियर? शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैत। तो केवल दूसरा और तीसरा ही सही सुमेलित है। चलिए, नंबर 14 यानी 34, मुगल कालीन धार्मिक नीति यानी महजरनामा। अकबर द्वारा 1579 में जारी किए गए महजरनामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 है। कथन 1 है, इसे शेख मुबारक यानी अबुल फजल के पिता द्वारा तैयार किया गया था महजरनामा को। इसके द्वारा अकबर को धार्मिक मामलों में अंतिम व्याख्याकार घोषित किया गया, जिससे उलेमा वर्ग का एकाधिकार समाप्त हो गया। यह भविष्य में किसी धार्मिक कानून की व्याख्या को लेकर उलेमाओं में मतभेद हो तो अकबर को उनमें से किसी भी एक व्याख्या को चुनने का अधिकार था जो राज्य के हित में हो। कौन सा सही है इसमें? सब पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, कुछ गलत तो लग नहीं रहा है इसमें।
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया, जिसे रूढ़िवादी यूरोपीय इतिहासकारों ने गलत तरीके से अकबर का अमोघत्व पत्र कहा। वास्तव में इसका उद्देश्य रूढ़िवादी उलेमाओं की राजनीतिक और न्यायिक शक्तियों को कम करना था। इसके तहत सुल्तान को कुरान के आदेशों के विपरीत कोई नया कानून बनाने का अधिकार नहीं था, बल्कि वह केवल मौजूदा व्याख्याओं में से सर्वश्रेष्ठ को चुन सकता था जो प्रजा के अनुकूल हो। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, बहुत बड़े स्टेटमेंट है, ठीक है, 40 तक ही कवर करेंगे इसको, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा टेस्ट, फिर नेक्स्ट अगले टेस्ट में करेंगे। देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रशासनिक विभागों और संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है बिल्कुल। चलिए क्या है ऊपर, क्या पूछा, फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्य, प्रशासनिक विभाग या संस्थाएं। दीवाने बदगान, बहुत पूछा गया एग्जाम में, दीवाने बदगान, दीवाने इश्तियाक, दार उस सिफा, दीवाने खैरात। चलिए दीवाने बदगान यानी दास, स्लेव की देखरेख के लिए बनाया गया एक विशेष विभाग। दीवाने इश्तियाक, गरीब मुसलमानों, अनाथों और विधवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए पेंशन विभाग। दार उस शिफा, दिल्ली में स्थापित एक मुफ्त खैराती अस्पताल जहां रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं मिलती थीं। दीवाने खैरात, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला दान विभाग। बिल्कुल दीवाने खैरात दान विभाग सही है। दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग, दीवाने बदगान दासों का दास विभाग, दारुश शिफा, ठीक है, अस्पताल, खैराती अस्पताल, सारे के सारे सही हो गए 1 2 3, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है, ठीक है। कल्याणकारी और निरंकुश क्यों? क्योंकि उसके पास लगभग 1,80,000 दास थे, जिनकी व्यवस्था के लिए उसने दीवाने बदगान बनाया, ठीक है, दीवाने बंदगान बनाया। उसने समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद करने के लिए दीवाने खैरात और दीवाने इश्तियाक की स्थापना की तथा योग्य हकीमों की देखरेख में दार उस शिफा नामक अस्पताल बनवाया, ठीक है। दार उस शिफा या दार उल शिफा का शाब्दिक अर्थ है उपचार या स्वास्थ्य लाभ का घर यानी अस्पताल। सारे के सारे सही समझ लेते हैं। नंबर 16 यानी 36, बहमनी साम्राज्य का विभाजन। 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। निम्नलिखित राज्यों को उनके संस्थापक राजवंशों का मिलान कीजिए। इन 5 स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर आगे चल के क्या किया? 1556 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को हरा दिया, ठीक है। चलिए बीजापुर के सामने आदिल शाही लिखा है, अहमदनगर के सामने निजाम शाही लिखा है, गोलकुंडा के सामने कुतुब शाही, बरार के सामने इमाद शाही, बीदर के सामने बरीद शाही लिखा है। और ये सारे के सारे मैंने करेक्ट ही रखे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सारे सही हैं, सारे सही समझ लेते हैं। बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, बरार के इमाद शाही और बीदर के बरीद शाही। याद तो हो जाएगा ना, बीदर से ही बरीद निकाल लीजिएगा, बरार के इमाद शाही हो गए। इसकी एक ट्रिक है इन सबको याद करने की, इन चारों को, वो है बीबी के अब्बा, बीबी के अब्बा। पहले तो यही आपको याद रहना चाहिए, बीजापुर, ठीक है, सॉरी बीबी हो गया, बीजी के अब्बा, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजी के अब्बा। 1 2 3 डी। देखिए बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद दक्कन में 5 सल्तनत बनी। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही, अहमदनगर में मलिक अहमद ने निजाम शाही, गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही, बरार में फतेहुद्दौला
फ़तेहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही और बीदर में अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना की। नहीं समझ आया तो नीचे आ जाएगा तालिका में। देखिए इन राज्यों ने बाद में मिलकर 1556 बोला था क्या उसने, 1565 है, 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को परास्त कर दिया था इन पांचों ने मिलकर। आसान ट्रिक है इसको याद करने की, बीजी के अब्बा याद रखना है इसको, के साइलेंट है इसमें, बीजी के अब्बा। बी यानी बीजापुर, जी यानी गोलकुंडा, ए यानी अहमदनगर और बी है बरार और ये है बरीद। अब ये याद हो जाएगा तो इसको इनको भी याद कर ही लेना, ठीक है। यानी इसको ऐसे याद कर लो, बीजापुर आदिल शाही तो बीए हो गया, ठीक है, बीए करो, फिर जीके पढ़ो, कुतुब शाही जीके, ठीक है, बीए जीके, उसके बाद एएन यानी अहमदनगर, फिर एन निज़ाम, फिर बीबी कर दो, बीआई कर दो और एंड में है बीबी, बीआई यानी बरार के इमाद शाही और बीबी, बीबी का हो गया बरीद शाही, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये भी हो ही जाना है, ठीक है। बीए जीके एएन बीआई बीबी, बीए जीके एएन बीआई बीबी, ये तालिका है, इसका याद रख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी, पीडीएफ तो मिल ही जानी है। देखिए यह है बीजापुर, बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर बरार बीदर, तो बीजापुर में है आदिल शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, बरार में इमाद शाही और बीदर का बरीद शाही याद हो जाएगा। अब संस्थापक भी याद कर ही लेना, बीजापुर के हैं यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह से कुतुब शाही हो गया, मलिक अहमद अहमदनगर में निजाम शाही और फतेहुल्लाह इमाद शाही, अमीर अली बरीद के बरीद शाही। 17वां प्रश्न, 37वां प्रश्न, मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन, मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख सूबेदार या नाजिम होता था, जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी और वह कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। प्रांतीय दीवान सूबेदार के अधीन एक कर्मचारी होता था और सूबेदार उसे पदच्युत कर सकता था, यानी डिसमिस कर सकता था। और तीसरा स्टेटमेंट है, प्रांतीय स्तर पर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और वह केंद्रीय मीर बख्शी की सिफारिश पर नियुक्त होता था। मजे की बात यह है कि इनमें ये तीनों सही नहीं है, कोई दो सही है, कोई एक सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्रांतीय दीवान सूबेदार के अधीन एक कर्मचारी नहीं होता था। प्रांतीय दीवान और सूबेदार जो है एक दूसरे पर निगरानी रखते थे। प्रांतीय दीवान जो है वो केंद्रीय दीवान के अधीन होता था, सूबेदार के अधीन नहीं। तीसरा वाला सही है यहाँ पर, तो पहला तीसरा ही सही है, केवल 1 और 3 भी। देखिए अकबर ने सत्ता के संतुलन के सिद्धांत पर प्रांतीय प्रशासन का पुनर्गठन किया। सूबेदार प्रांतीय सेना और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख था, सूबेदार, लेकिन प्रांतीय दीवान जो वित्त विभाग संभालता था सूबेदार के अधीन नहीं होता था। दूसरा गलत है, ठीक है। दीवान जो है सीधे केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी था, यानी प्रांतीय दीवान सीधे केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी था। सूबेदार और दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे ताकि कोई भी प्रांत में स्वतंत्र होने का प्रयास ना कर सके। 38वें नंबर का प्रश्न है, अरब और तुर्क आक्रमण, ठीक है, भारत में जजिया कर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, परंतु इसमें ब्राह्मणों, महिलाओं और अपाहिजों को इसने छूट दे रखी थी मोहम्मद बिन कासिम ने। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। दूसरी बात ये हो गई। समय आगे और बढ़ेगा, अकबर आ जाएंगे। अकबर ने 1564 में जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे पुनः लागू किया। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो सारे सही हो रहे हैं? बिल्कुल डी, और ये सारे सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, डी है इसका आंसर। जजिया की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद अकबर, फिर औरंगजेब।
देखिए, जजिया एक गैर मुस्लिम कर था, गैर मुस्लिम सैन्य कर था, यही याद रखिएगा पहले तो। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे सिंध में शुरू किया और पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था, महिलाओं को भी, अपाहिजों को भी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक अपनी रूढ़िवादी धार्मिक नीति के तहत ब्राह्मणों पर भी इसे थोप दिया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका हिंदुओं ने विरोध किया। तो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? रेलवे में, एसएससी में, स्टेट पीसीएस भर भर के पूछा गया प्रश्न है ये, फिरोज शाह तुगलक। फिर अकबर आते हैं। अकबर ने अपनी उदार सुलेकुल नीति के तहत जजिया हटा दिया। इसके बाद कट्टर धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाला औरंगजेब आ गया, उसने इसको दोबारा लागू कर दिया। सारे सही हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं, किसी भी स्टेट के पीसीएस को उड़ा दोगे आप, ठीक है। इस लेवल की अगर तैयारी आपने कर ली और एग्ज़ाम हॉल तक याद रखा तो गलती कहीं होनी नहीं है, इसके बाहर कुछ पूछा जाना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम की मानसिकता यूपीएससी सिविल सेवा वाली होगी तो फिर कुछ कह नहीं सकते, जैसा प्रश्न पत्र बनाया घटिया 1 नंबर का। देखिए, माना कि 15,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, माना कि 15,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन जब कट ऑफ ही मान लीजिए 70 नंबर जा रही है, या चलो 60 जा रही है, 50 जा रही है, अब 200 में से 50 पे कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है, 72 पे हुआ, 70 पे हुआ, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हो। मान लो कट ऑफ 200 में से 100 के ऊपर चली गई तो क्या दिक्कत है उसमें? क्यों चली गई 100 के ऊपर? क्योंकि पेपर सिलेबस में से था, और 100 में से अगर 50 पे 70 पे कट ऑफ लग रही है, उसका मतलब क्या है कि पेपर जो है बिना सर पैर का था। दिल्ली सल्तनत के तहत कृषि और राजस्व प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व शब्दावलियां हैं। पहली है मुक्ताई, दूसरा है खराज, तीसरी है उश्र, चौथी है घरी या चराई। घरी और चराई। आगे एक फ्रेम में देखिए, मुक्ताई लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली या एक मुश्त व्यवस्था। खराज गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर, इंपॉर्टेंट है ये, गैर मुस्लिम किसानों से। उश्र मुस्लिम भूमि स्वामियों से लिया जाने वाला पारंपरिक कर, तो ये गैर मुसलमानों पर, ये मुस्लिम पर, ठीक है। आमतौर पर पैदावार का 5 से 10% है उश्र। घरी और चराई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों और दुधारू पशुओं के चरागाह पर लगाए गए 2 नए कर। बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा सारे सही हैं ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। देखिए, दिल्ली सल्तनत में राजस्व के कई स्रोत थे। खराज गैर मुसलमानों से और उश्र मुस्लिमों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से जो अलाउद्दीन के समय उपज का 50% तक पहुंच गया था खराज, और उश्र जो है मुसलमानों से लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व बढ़ाने के लिए क्या किया? घरी यानी गृह कर और चराई चरागाह कर नामक नए कर लगाए। मुक्ताई एक प्रकार का समझौता कर था जिसमें पूरे गांव का लगान एक मुश्त तय कर दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए वाला है ये, तो सारे सही हो गए। 40वां प्रश्न है, मुगलकालीन विदेशी यात्री। मुगल दरबार में आने वाले विदेशी यात्रियों और उनके विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, कहीं थॉमस रो कहीं टॉमस रो लिखा है, दोनों सही हैं। फ्रांसवा वर्नियर, तो पहला है विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था, सम्राट ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया, ठीक है। सर टॉमस रो जहांगीर के काल में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत बनकर आया और व्यापारिक कोठियां खोलने का फरमान प्राप्त किया। फ्रांसवा बर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के समय भारत आया, एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जिसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। उपरोक्त में से कौन से सही सम्मिलित हैं? ये तीनों भी सही सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा फिर 1 2 3 4, 1 2 3 उपरोक्त सभी डी।
तो विलियम हॉकिंस जो है 1608 में हेक्टर नामक जहाज़ से सूरत पहुंचा और जहांगीर से फ़ारसी में बात करके उसे प्रभावित किया उसने। 1608 में आया। इसके बाद थॉमस रो 1615 में आया। उसने मुग़ल साम्राज्य में अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं दिलवाईं। सब याद रखिएगा ये। फ्रांसवा वर्नियर एक फ्रांसीसी डॉक्टर और दार्शनिक था जिसने मुग़ल उत्तराधिकार के युद्ध को अपनी आंखों से देखा और मुग़ल भारत की तुलना जो है समकालीन यूरोप से की। तीनों सही सम्मिलित हैं। ठीक है, मुग़ल उत्तराधिकार के युद्ध यानी दारा और औरंगजेब के बीच। तो 40 पर ही रोक देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया है टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में 41 से 60 तक, 50 तक, 100 तक लेके जाएंगे। सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद। ठीक है, कोई मेल ही नहीं है, चाहे कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ लगा लो आप।